हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माय ड्रीम क्लासेस के बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज है लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिस्क्राइब करने के लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पिछली क्लास में पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर एक बार देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट उसको देख सकते हैं। तो अब हम फाइनली सुपरपोजिशन के बेस पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला। जब दो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। फेज डिफरेंस कुछ भी हो लेकिन वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने का मतलब क्या, ये कब होगा, जब ये दोनों वेव्स किसी कोहेरेंट सोर्स से आ रही हों। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, एक ऐसा सोर्स जिससे आने वाली जो वेव्स हैं उनके बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, ओके। और ये कोहेरेंट सोर्स हम किस तरह से बना सकते हैं, किसी सोर्स को कोहेरेंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स को ही हम कोहेरेंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल देखिए, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ऐसी दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और इनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे, जितना भी रहे बट वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ओके। तो अगर ये दोनों वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और इनके बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, ये दोनों अगर किसी मीडियम में एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनके ओवरलैपिंग की वजह से जो रिजल्टेंट वेव होगी, इनकी जो रिजल्टेंट वेव होगी उसकी इंटेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये कुछ पॉइंट्स पर मैक्सिमम तो कुछ पॉइंट पर मिनिमम होगी, ओके। तो इस तरह जो फेनोमेना हुआ लाइट का, जिसमें कि जब दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की किसी मीडियम में एक साथ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो उनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इट मीन्स यह किसी पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाती है इसकी इंटेंसिटी, तो कुछ पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी 0 हो जाती है। तो इस तरह से इंटेंसिटी को नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का जो फेनोमेना है, इसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और जिन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उन पॉइंट्स पर हुए इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है वहाँ पर हुए इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम frequency and constant phase difference travels in a medium in the same direction, then the resultant intensity of light is non-uniformly distributed in space, and this non-uniform distribution of intensity of light due to superposition of two waves इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी कि ये जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी का, लाइट की इंटेंसिटी का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसकी वजह से, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स के कारण क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, या हिंदी में इसी को व्यतिकरण कहते हैं। अब आगे देखिए, एट सम पॉइंट्स the resultant intensity is maximum, while at some other points intensity is minimum. The interference at
पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी जिन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वहां पर हुए इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। वाइल द इंटरफेरेंस एट पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, ऐसे पॉइंट्स जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है वहां पर हुए इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ओके, सो जिन पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे एक ब्राइट बैंड ऑफ लाइट ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग। अगर इंटरफेरेंस पैटर्न को हम किसी स्क्रीन पे देखें तो जिन पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, स्क्रीन के जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा वहाँ पे एक ब्राइट बैंड ऑफ लाइट हमें दिखाई देगी, और जिन पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उन पॉइंट्स पर हमें एक डार्क बैंड ऑफ लाइट दिखाई देगी। इसी चीज को देखिए यहाँ पे लिखा है, ए ब्राइट बैंड ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड एट पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस while a dark band of light is observed at point of destructive interference, and these bands of light is called interference fringes। ये क्या कहलाते हैं? इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। यानी कि ये जो रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी है, अगर उसको हम किसी स्क्रीन पे दिखाएं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से आपको कुछ बैंड्स दिखाई देंगे स्क्रीन पर, ब्राइट डार्क इस तरह की। ये हैचिंग जो लाइन है वो डार्क को शो कर रहा है, डार्क फ्रिंज, और ये ब्राइट फ्रिंज। इसी तरह फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, ये अल्टरनेट आपको दिखाई देंगी। और इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली, ब्राइट फ्रिंज, प्रैक्टिकली हम इसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकली करके इसको देख सकते हैं। स्क्रीन पे इसको दिखाया जा सकता है। तो अभी हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में उसकी चर्चा करेंगे। तो समझ में आया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? देख लीजिए, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस ट्रेवल्स इन ए मीडियम इन द सेम डायरेक्शन, देन ड्यू टू द superposition of the waves, the resultant intensity is non-uniformly distributed in the space, and this non-uniform distribution of intensity of light in the space due to superposition of the wave is called interference of the light, and the points where the intensity of light is maximum is called constructive interference, and the points where the intensity of light is minimum, the interference at that point is called destructive interference. A bright band of light is observed at the points of constructive interference, and a dark band of light is observed at the points of destructive interference। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम बात करते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हम प्रैक्टिकली, अगर लेबोरेटरी में आपको इसे देखना है तो किस तरह से देख सकते हैं? तो इसे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखा जा सकता है, या फिर फ्रेनेल्स बाईप्रिज्म के द्वारा भी इसे देख सकते हैं। तो पहले हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं कि किस तरह से इसे हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। क्रिश्चियन हाइजियन ने जब वेव थ्योरी दी तो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए उनके पास कोई मेथड नहीं था, बट बाद में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को, जो कि वेव थ्योरी को ही सपोर्ट करती है, थॉमस यंग ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखा दिया। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को लेबोरेटरी में परफॉर्म किया और उससे फ्रिंजेस प्राप्त किए। इसके बाद फ्रेनल ने भी अपने बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के थ्रू इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को लेबोरेटरी में प्राप्त किया। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को और इसके साथ ही लाइट की वेव थ्योरी को सपोर्ट किया।
और नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करने के लिए वेव थ्योरी को और पॉपुलर किया। तो क्या है यंग्स का फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या सिंपली इसको टू स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और कैसे लेबोरेटरी में इसके थ्रू हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्राप्त कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्यों, या मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता क्या है? एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिसमें केवल सिंगल वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस हो, जैसे कि सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप से जो निकलने वाला लाइट होता है उसमें एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट ही मौजूद होती है, तो उसे हम नॉर्मली एक मोनोक्रोमेटिक लाइट मान सकते हैं। बट एक्चुअल में उसमें भी दो वेवलेंथ्स की लाइट्स होती हैं, बट इनके बीच का जो गैप है, वेवलेंथ के बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है, लगभग 3 एंगस्ट्रॉम होता है, तो उसको नॉर्मली सिंगल वेवलेंथ मान सकते हैं। या फिर एक और अच्छा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का एग्जांपल हो सकता है लेज़र, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। तो लेबोरेटरी में हम लोग सोडियम वेपर लैंप या फिर लेज़र के थ्रू इंटरफेरेंस का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम परफॉर्म करते हैं। तो एस एक ऐसा सोर्स है जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है। अब इस सोर्स से चलने वाला जो लाइट है उसको हम एक ऑब्स्टिकल से रोक देते हैं। अब इस ऑब्स्टिकल में, ये जो हमने एक ऑब्स्टिकल रास्ते में लगाया, इसमें 2 स्लिट्स बने होते हैं, 2 छेद होते हैं, S1 और S2। S1 और S2 ये दोनों ही सोर्स S से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? सोर्स S से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर ये दोनों सोर्स S से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगे तो यहाँ पे जो लाइट S1 पे पहुँचेगा और S2 पे पहुँचेगा, उनके बीच में फेज का डिफरेंस हो जाएगा। फेज डिफरेंस तब कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। तो कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए हमने S1 और S2 दोनों को ही सोर्स S से इक्वल डिस्टेंस पे रखा गया है। साथ ही साथ S1 और S2 आइडेंटिकल होंगे इन ऑल रेस्पेक्ट्स, यानी कि S1 जिस तरह का होगा ठीक उसी तरह से S2 को भी हमें लेना है। दोनों का जो साइज़ है ये सब कुछ इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन दोनों स्लिट्स को बहुत ही क्लोज बनाते हैं, बट यहाँ पे आपको जो इतना गैप दिख रहा है एक्चुअल में ये बहुत कम गैप होता है। तो इनके बीच का जो गैप है उसको हम 2D से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये इसका मिड पॉइंट है, इसको हमने O मान लिया, सपोज कर लीजिए। ओके, अब S1 से जो लाइट होगी वो इस तरह से आगे बढ़ेगी। एक्चुअली ये वेव है, देखिए यहाँ पे हम इसको समझा दे रहे हैं, यही चीज़ हम यहाँ बना रहे हैं। यहाँ ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक न्यू सोर्स की तरह बिहेव करता है, तो इससे जो लाइट होगी वो आगे बढ़ेगा हर डायरेक्शन में, इस तरह से। ये वेव फ्रंट के थ्रू हम लाइट को कर रहे हैं, ठीक। और इसी तरह S2 से भी, ये S1 ये S2 से भी जो लाइट्स होगी वो इस तरह से आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब ये दोनों जो वेव्स हैं वो देखिए एक दूसरे से ओवरलैप करेंगी। यहाँ पे एक स्क्रीन रखा गया है, तो ये दोनों वेव ओवरलैप करेंगी, और इनके ओवरलैपिंग की वजह से जो इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। इट मीन्स उसकी इंटेंसिटी कुछ पॉइंट्स पे तो मैक्सिमम होगी, बट कुछ पॉइंट्स पे ये मिनिमम होगी। ओके, कहाँ पर मैक्सिमम होगी? जहाँ पर ये सेम फेज में मिलेंगी वहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और जहाँ पे वो अपोजिट फेज में मिलेंगी वहाँ पे इंटेंसिटी जो होगी वो मिनिमम होगी। तो इस स्क्रीन पर हम जब देखेंगे, या एक्चुअली इस स्क्रीन को हटाकर यहाँ पे हम एक आई पीस रखते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस जो पैटर्न है वो बहुत ही छोटा सा दिखता है, बहुत पास होता है, तो उसे हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग आई पीस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो स्लिट है ये एक्चुअली लेबोरेटरी में किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह का होता है? तो देखिए, लेबोरेटरी जब आप लैब में जाएंगे तो आपको इस तरह का एक प्लेट होगा,
जिसमें ये खाने बने रहेंगे। डबल स्लिट के लिए एक प्लेट इधर रहेगा जो एडजस्टेबल होगा, जिसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये सपोज कर लीजिए यहाँ ये एक प्लेट हो गया, एडजस्टेबल है ये। इसी तरह इधर भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, देखिए ये एक गैप यहाँ पे बना, एक गैप यहाँ पे बना, तो ये 2 स्लिट बन गए। तो इस तरह का आपको, और इसी को हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑप्टिकल बेंच होता है उसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक सोडियम लैंप होगा, एक बल्ब होगा इस तरह का, उसमें एक बीच में होल रहेगा जिससे लाइट आएगी। और इन दोनों स्लिट से, ये स्लिट को इसके पैरेलल रखते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे दोनों स्लिट्स होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसको एडजस्ट करके रखेंगे। तो इससे एक इसमें से लाइट जाएगी, एक इसमें से, और ये दोनों 2 सोर्स की तरह बिहेव कर लेंगे, S1 और S2, और इससे फिर आगे जाने पे लाइट ओवरलैपिंग इस तरह से करेगी। और इसको हम एक आई पीस की हेल्प से, आई पीस एक्चुअली एक मैग्नीफाइंग लेंस होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से हम इंटरफेरेंस पैटर्न को देख सकते हैं। उसके साथ एक स्केल अटैच्ड होता है, तो उससे हम लोग जो बाकी इंटरफेरेंस फ्रिंजेज हैं, ये सब उनकी वेट थी, ये सब चीज़ें मेजर कर सकते हैं। तो ये है आपका एक्सपेरिमेंट। अब इस चीज़ को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखिए इस चीज़ को हम लिख ले रहे हैं। लेट S be a monochromatic source of light. Let S1 and S2 be 2 parallel narrow slits very closed to each other and equidistance from source S। ठीक, S1 S2 2 स्लिट्स हैं, पैरेलल स्लिट्स हैं, जो कि एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे और सोर्स S से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। एंड S1 S2 सोर्स S1 एंड S2 आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ठीक है, इतनी बात हमने समझाई थी। अब आगे देखिए, ए स्क्रीन is placed at distance d from S1 and S2। देखिए ये जो S1 S2 है, इनके पैरेलल ही एक स्क्रीन रख दी गई है यहाँ पे, जो कि d डिस्टेंस पे है, और इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2d हमने मान लिया है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन है इस पे क्या होगा, द अल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन एट द स्क्रीन। जो स्क्रीन है, अगर हम इसको यहाँ रखते हैं तो इस स्क्रीन पे हमें क्या दिखाई देता है, अल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके, अब कुछ कंसीडरेशन कर सकते हैं। कंसीडर ए पॉइंट P ऑन द स्क्रीन एट x डिस्टेंस
फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आर। देखिए ये जो आर पर आर पॉइंट है, वहां पर इससे जो वेव जाएगी और इससे जो वेव जाएगी वो दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। इनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो होगा, और पाथ डिफरेंस जीरो होगा। और आपने पढ़ा था अगर दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस जो है वो जीरो है तो जो फ्रिंज बनेगा, जो बैंड बनेगा वो ब्राइट बैंड होगा। तो ये जो बीच में बैंड मिल रहा है ये एक ब्राइट बैंड होगा, और इस ब्राइट बैंड को हम सेंट्रल फ्रिंज कहेंगे। सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक, आर। तो इस आर से एक्स डिस्टेंस पे, इस आर से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट P मान लिया, ठीक है, जिस पर S1 और S2 दोनों से वेव्स जा रही हैं, जो फिगर में आपको दिखाया गया है। अब आगे हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं, लेट S1 S2 जो दोनों सोर्सेज स्लिट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस 2D हमने लिखा हुआ है। OR is equal to D and RP is equal to X। इतनी चीज़ें हमने मान ली। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्राप्त करने के लिए हम S1 और S2 से दो वेव्स ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट P पर मिलती हैं, ठीक है। और पॉइंट P पर जाने के लिए ये जो पाथ फॉलो करते हैं S1P और S2P, ये पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस वाली लाइन पे। तो देखिए अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गए, यानी इतना डिस्टेंस ये ज़्यादा कवर कर रहा है। सो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, S2P माइनस S1P। ओके, सो टू गेट रिजल्टेंट intensity we take two waves from slit S1 and S2 at point P which follows path S1P and S2P respectively, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो पाथ डिफरेंस इनके बीच का क्या हो जाएगा, सो द पाथ डिफरेंस ये हो जाएगा S2P माइनस S1P। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो पाथ डिफरेंस है इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका जो एक्सप्रेशन है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, आप देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है S1PR1। इस S1 को हमने सिंपली यहाँ इस लाइन के पैरेलल मिला दिया ताकि एक ट्रायंगल बन जाए, राइट ट्रायंगल बन जाए। इसी तरह S2 को भी हमने मिला दिया, ये R2 आ गया, ठीक है। तो S1PR1 और S2PR2 ये दो राइट ट्रायंगल हो गए। इन दोनों राइट ट्रायंगल से हम लोग S1P और S2P की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको हम अब डस्ट कर देते हैं, इसके आगे हम समझाते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब यदि हमें दोनों वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए S1P की वैल्यू हम लोग इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, S1R1P। ये एक राइट ट्रायंगल है तो इसमें ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमने पढ़ा है हाइपोटेनस का स्क्वायर इट मीन्स S1P स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर S1R1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर R1P स्क्वायर। सब वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो आप देख सकते हैं S1R1 ये डिस्टेंस है D और R1P इसकी वैल्यू देखिए,
R से P तक का डिस्टेंस है x, और R1 और R ये जो डिस्टेंस है, देखिए ये S1 और S2 ये है 2D, और ये इसका मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा D, और यही हो जाएगा R1 का वैल्यू। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है R1P, तो RP में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी x माइनस D, ये हो जाएगा। तो कैपिटल D का स्क्वायर S1 R1 की वैल्यू प्लस x माइनस D का स्क्वायर, ये हो गया R1P की वैल्यू। अब S1P इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, D स्क्वायर प्लस x माइनस D का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो होल पावर 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ये। इसमें से d अगर हम कॉमन कर लें तो अंडर रूट में है ये, तो d स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आगे आके ये d हो जाएगा, और अंदर बचेगा 1 प्लस x माइनस डी अपॉन डी स्क्वायर होल पावर 1/2। ये आ गया S1P की वैल्यू। इसी तरह से हम S2R2P, इस राइट ट्रायंगल से S2P की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें देखिए S2P स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा S2R2 जिसकी वैल्यू है D, और R2P इसकी वैल्यू देखिए ये है x और ये है D, तो x प्लस D हो जाएगा। सो सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल S2, ये S1 है, S2R2P हम लोग लिख सकते हैं S2P स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, S2R2 स्क्वायर प्लस R2P स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी D स्क्वायर प्लस x प्लस D का होल स्क्वायर, S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू, या S2P इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, D को कॉमन लेके इसको उधर भेज दे रहे हैं, तो इसी तरह से हो जाएगा 1 प्लस x प्लस D अपॉन D स्क्वायर होल पावर 1/2। अब पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, सो पाथ डिफरेंस इट मीन्स S2P माइनस S1P की वैल्यू देखिए, S2P ये है, रख देते हैं D 1 प्लस x प्लस D का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, अपॉन कैपिटल D स्क्वायर माइनस S1, तो S1P की वैल्यू जो है वो है D 1 प्लस x माइनस D का स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर होल पावर 1/2। अब इसमें ध्यान दीजिए, नाउ x माइनस प्लस D स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन D। ध्यान दीजिए, ये x प्लस D, x क्या है, सेंट्रल फ्रिंज से पॉइंट P का डिस्टेंस, और D क्या है, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस हमने बताया था 1 mm के ऑर्डर का होता है, तो ये वैसे ही बहुत कम है, और ये भी इसी तरह से बहुत, फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, फ्रिंज का जो, किसी भी फ्रिंज का सेंट्रल फ्रिंज से जो पोजीशन होता है वो भी इसी ऑर्डर के का होता है, तो इन दोनों का सम बहुत कम होगा और इसका स्क्वायर और भी कम आएगा, तो इन दोनों का सम D के कंपेयर में निग्लिजिबल होगा। ठीक है, सो x प्लस D का होल स्क्वायर अपॉन D विल बी वेरी स्मॉल। ठीक है, सिमिलरली x माइनस D होल स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। अगर ये दोनों वैल्यू बहुत ही छोटी हैं तो अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा,
S2P माइनस S1P इज इक्वल टू डी। ये हो गया 1 प्लस, ये वैल्यू बहुत कम है, x प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अगर ये वैल्यू बहुत कम है तो ये टर्म आप ध्यान दीजिए, ये 1 प्लस एक्स पे पावर n, ये कुछ इस तरह का टर्म हो गया, और इसमें x की वैल्यू स्मॉल है, तो यहाँ पे हम इसको चाहें तो बाइनोमियल थ्योरम से ब्रेक कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो ये टर्म ही बहुत स्मॉल है, तो ये वाला और भी स्मॉल होगा, तो इसको हम चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो हम इसको अगर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 1/2। तो ये देखिए x है और ये है n, तो n 1 प्लस ये हो जाएगा क्या, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, d, ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, n है 1/2, तो 1/2 x है क्या, x प्लस डी का होल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। माइनस इसी तरह इसको भी करें तो ये हो जाएगा d 1 प्लस 1/2 x माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, अंदर d का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा d प्लस ये d से एक d कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 x प्लस स्मॉल d का स्क्वायर अपॉन कैपिटल D माइनस d माइनस 1/2 x माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल D। क्लियर, कैपिटल D ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 d, ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, x प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर, और इसको a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्या, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd, और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2xd 4xd हो जाएगा अपॉन 2d S2P माइनस S1P की वैल्यू। तो ये आ गया पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P जो होगा वो क्या आ गया, 2xd अपॉन कैपिटल D। ये हो गया पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन फॉर्मूला। अब इस पाथ डिफरेंस में देखिए क्या क्या चीज़ें आई, कौन कौन से टर्म्स आए। एक आया x यानी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से पॉइंट P का पोजीशन, दूसरा है स्मॉल d, दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ, कैपिटल D इस स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस। तो ये टर्मिनोलॉजीज पाथ डिफरेंस में आए। अब इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल फ्रिंज से जो पोजीशन है या किसी डार्क फ्रिंज का सेंट्रल फ्रिंज से पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको आगे समझाते हैं। तो देखिए पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया। दो वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2xd अपॉन डी, इसको इक्वेशन 1 बना लिया। अब हम जानते हैं कि ये जो पाथ डिफरेंस है वही डिसाइड करता है कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव, यानी कि मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे। हम जानते हैं कि इफ द पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस है n लेमडा हो, जहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 हम रख सकते हैं, तब देयर विल बी ए मैक्सिमा एट पॉइंट P। तो अगर मैक्सिमा पॉइंट P पे होगा तो वहाँ पे जो फ्रिंज मिलेगा वो एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर ब्राइट
fringe, equation 1 can be written as, इक्वेशन 1 को तब हम इस तरह से लिख सकते हैं S2P माइनस S1P, जिसकी वैल्यू है 2xd अपॉन कैपिटल D। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n लैम्डा। इसमें x है इस ब्राइट फ्रिंज का, इस पॉइंट P पे बनने वाले ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल फ्रिंज से पोजीशन। तो अगर हम किसी भी ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन सेंट्रल फ्रिंज से निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सो पोजीशन ऑफ, अगर मान लीजिए फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज या सेकेंड ब्राइट फ्रिंज या nवें ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन निकालना है, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2xn d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा, या xn इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, n कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2d, या इसको n लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d। ये फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल फ्रिंज से पोजीशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम सेंट्रल फ्रिंज तो ऑलरेडी एक ब्राइट फ्रिंज है, तो अब इसके बाद आने वाला जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगा उसका पोजीशन निकालना है, तो इस फॉर्मूले में n के प्लेस पर 1 रख दीजिए। सो फॉर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, जो पहला ब्राइट फ्रिंज है उसका पोजीशन निकालना है, तो उसके लिए n बराबर 1 रखिए, तब x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 लैम्डा d बाई 2d, यानी कि लैम्डा बाई 2d आ गया। इसी तरह पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, n बराबर 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू वॉट, तो 2 लैम्डा d अपॉन 2d, 2 लैम्डा d अपॉन 2d हो जाएगा। इसी तरह थर्ड ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन क्या हो जाएगा सेंट्रल फ्रिंज से, x3 इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2d। इसी तरह पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, तो n बराबर n, सॉरी nth का तो हमने निकाला है n प्लस 1, 1th यानी nth के जस्ट बाद वाला, तो हो जाएगा क्या, x n प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए पहले का तो यहाँ पे 1 लैम्डा बाई 2d, ये तो सब में वही है लैम्डा बाई 2d, बस पहले का निकालना है तो 1 हो जाएगा, दूसरे का निकालना है तो 2 हो जाएगा, तीसरे का 3 हो जाएगा, तो n प्लस 1 में का क्या हो जाएगा, तो n प्लस 1 लैम्डा d बाई 2d। क्लियर है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, इसकी हेल्प से हम किसी भी ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन सेंट्रल फ्रिंज से निकाल सकते हैं। अगर हम निकालना चाहते हैं दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन, यानी दो लगातार जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनके बीच कितना डिस्टेंस होगा, सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright fringes, तो ये कैसे निकालेंगे, तो x n प्लस 1 में से x n को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। x n प्लस 1 की वैल्यू देखिए है n प्लस 1 लैम्डा d बाई 2d, और ये है n लैम्डा d बाई 2d। अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो आप देखिए बचेगा क्या, x n प्लस 1 माइनस एक्स एन इज इक्वल टू लैम्डा d बाई 2d। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन है वो लैम्डा d बाई 2d मिल रहा है। इसमें आप देखिए n अब्सेंट है, इसका मतलब ये जो दो ब्राइट फ्रिंजेस, दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन है वो
n पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब किसी भी n अगर नहीं है तो इसका मतलब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि पहले दूसरे के बीच का सेपरेशन क्या होगा या दूसरे तीसरे के बीच का सेपरेशन क्या होगा, क्योंकि n रहता तो n की वैल्यू डिसाइड करती कि फ्रिंज हम कौन सा ले रहे हैं, बट n एब्सेंट है तो अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पहले दूसरे फ्रिंज के बीच का सेपरेशन क्या होगा या दूसरे से तीसरे के बीच का सेपरेशन क्या होगा, क्योंकि n एब्सेंट है। इस वजह से किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन होगा वो सेम होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड बना देते हैं। इन इक्वेशन सेकेंड n is absent, it means it shows that the separation between any two consecutive bright fringes आर सेम। कोई भी दो ब्राइट फ्रिंज ले लीजिए, उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो सेम होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो लेमडा डी बाई 2d के। अंडरस्टूड? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मिटा के हम आगे समझाते हैं। अब देखिए, जो डार्क फ्रिंजेस बनेंगे उनका पोजीशन हम लोग किस तरह से निकालेंगे सेंट्रल फ्रिंज से। तो हम जानते हैं डार्क फ्रिंजेस कब बनते हैं, किन पॉइंट्स पे बनते हैं, जिन पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है। और इंटेंसिटी मिनिमम कब होती है, जब पाथ डिफरेंस वेवलेंथ के ऑड वेवलेंथ का जो हाफ है उसका ऑड मल्टीपल हो। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा गया है। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था पहले से। We know that if the path difference is odd multiple of half of the lambda, that is अगर lambda की वैल्यू 2n plus 1 lambda by 2 हो, अगर इसमें n की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा lambda by 2, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 3 lambda by 2, 2 रखेंगे तो 5 lambda by 2, यानी कि lambda by 2 का ऑड मल्टीपल हो। तो उस कंडीशन में हमें इंटेंसिटी जो होगी वो मिनिमम मिलेगी पॉइंट P पर, और तब जो फ्रिंज होगा वो डार्क फ्रिंज बनेगा। तो डार्क फ्रिंज के पोजीशन के लिए हम लोग इक्वेशन जो 1 है उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, S2 माइनस S1P, जिसकी वैल्यू ये है, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इसकी वैल्यू अगर क्या हो 2n plus 1 लैम्डा बाई 2 हो। अगर इतनी हो इसकी वैल्यू तब हमें पाथ डिफरेंस अगर इतना हो तब हमें जो फ्रिंजेज मिलेंगे वो डार्क फ्रिंजेज मिलेंगे। तो अगर हमें nth डार्क फ्रिंज का पोजीशन निकालना है सेंट्रल फ्रिंज से, ये सभी पोजीशन सेंट्रल फ्रिंज से निकाले जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो इसके बराबर होगी 2n plus 1 लैम्डा बाई 2 के। तो यहाँ से अगर हम लोग xn की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n plus 1 लैम्डा बाई 2, और ये आ जाएगा नीचे, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा 4d। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी डार्क फ्रिंज का पोजीशन सेंट्रल फ्रिंज से निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट डार्क फ्रिंज का पोजीशन निकालना है तो इसमें n बराबर 1 नहीं रखेंगे, ध्यान समझिए। उसमें हमने n बराबर 1 फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन निकालने के लिए n इक्वल टू 1 रखा था। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उसमें n बराबर 0 जब हम रखते हैं तो हमें सेंट्रल फ्रिंज का पोजीशन निकलता है, जो कि यहाँ पे है, r पे है। तो पहला जो ब्राइट फ्रिंज होगा, क्योंकि ये जो है वो तो सेंट्रल फ्रिंज हो गया, ये ब्राइट फ्रिंज। अब जो पहला ब्राइट फ्रिंज होगा वो n बराबर 1 करने पे मिल जाएगा, लेकिन इसमें पहला डार्क फ्रिंज जो होगा, क्योंकि ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस ये अल्टरनेट होते हैं, यानी कि पहले ब्राइट फ्रिंज फिर डार्क फ्रिंज फिर ब्राइट फ्रिंज फिर डार्क फ्रिंज, इस तरह से मिलता है। तो इस ब्राइट फ्रिंज के बाद
डार्क फ्रिंज आएगा तो पहला डार्क फ्रिंज निकालना है तो n इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो डार्क फ्रिंज है वो सेंट्रल फ्रिंज तो है नहीं, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज n इक्वल टू 0 रखने पे मिलेगा। तो इसमें n इक्वल टू 0 रखो तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज आ जाएगा x1, इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 1 रखेंगे, सॉरी 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा d/4d। क्लियर है। इसी तरह सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए n बराबर 1 रखिए, तो देखिए 1 इंटू 2 प्लस 1 3 लैम्डा d/4d। इसी तरह थर्ड जो डार्क फ्रिंज है, थर्ड डार्क फ्रिंज, इसके लिए n इक्वल टू 2 रखना है, यानी जो भी नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज आपको निकालना है उससे एक कम n की वैल्यू रखना है। तो x3 इक्वल टू हो जाएगा क्या, 5 लैम्डा d/4d। इसी तरह n प्लस 1th डार्क फ्रिंज का पोजीशन निकालना है तो xn प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए जब फर्स्ट का निकालना है तो यहाँ पे देखिए 1 लैम्डा d/4d आया, सेकेंड के लिए 3 लैम्डा d/4d, थर्ड के लिए 5 आया, तो n प्लस 1 इसके लिए क्या आएगा, देखिए फर्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज है उसका पोजीशन है लैम्डा d/4d, सेकेंड का क्या है, यहाँ पे देखिए 2 अधिक हो गया 3 लैम्डा/4d, थर्ड का क्या है, इससे 2 अधिक, तो n का nth डार्क फ्रिंज का पोजीशन 2n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 का क्या होगा, इसमें 2 एक्स्ट्रा कर देंगे, यानी कि हो जाएगा ये 2n प्लस 3 लैम्डा d/4d। तो ये हो गया nth डार्क फ्रिंज का पोजीशन निकालना। अगर हम निकालना चाहते हैं किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन, तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, तो xn प्लस 1 माइनस xn प्लस 1 की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 2n प्लस 3 लैम्डा d/4d माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा d/4d। इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए 2n लैम्डा d/4d, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में और ये 2n माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या, 3 लैम्डा d/4d माइनस इसमें बचेगा लैम्डा d/4d। 3 लैम्डा d/4d में से लैम्डा d/4d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2 लैम्डा d/4d, या ये आ जाएगा xn प्लस 1 माइनस xn इज इक्वल टू 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा लैम्डा d/2d। तो ये देखिए किसी भी दो कॉन्सिक्वेटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन है उसमें वो भी देखिए उतना ही है, लैम्डा d/2d के बराबर आया, और इसमें भी n नहीं है, तो इसको इक्वेशन थर्ड कर रहे हैं। सो n इज एब्सेंट इन इक्वेशन थर्ड, सो सेपरेशन हम लोग लिख सकते हैं, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, सेपरेशन बिटवीन एनी टू डार्क फ्रिंजेस इज सेम, क्योंकि ये n पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो आप फर्स्ट और सेकेंड डार्क फ्रिंज या सेकेंड और थर्ड डार्क फ्रिंज, किसी भी दो डार्क फ्रिंजेस के, लगातार दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन निकालेंगे वो n पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी सेम आएगा। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि इसमें जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगे, कोई भी दो ब्राइट फ्रिंजेस, उनके बीच का भी सेपरेशन लैम्डा d/2d आएगा, और दो डार्क फ्रिंजेस, दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का भी सेपरेशन लैम्डा d/2d आएगा। इसका मतलब सभी डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन है या जो फ्रिंज विड्थ जिसे हम कहते हैं वो इसमें इक्वल होगी। तो अगर ये जो पैटर्न बन रहा है उसको हम बनाएं तो देखिए कुछ इस तरह का फ्रिंज आपको दिखाई देगा। ये सपोज कर लीजिए ब्राइट फ्रिंज है, तो इसके बाद मिलेगा आपको उतना ही विड्थ का डार्क फ्रिंज मिलेगा,
फिर इसके बाद तुरंत बाद एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, फिर उतनी ही विड्थ का एक डार्क फ्रिंज मिलेगा, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज। तो इसमें ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज का जो विड्थ होगा वो इक्वल होगा, और किसके इक्वल होगा? तो ये होगा लैम्डा डी बाई 2d के, क्योंकि कोई भी दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन है वो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है उसमें ब्राइट और डार्क दोनों फ्रिंजेस इक्वल विड्थ के होते हैं और अल्टरनेट होते हैं, यानी एक ब्राइट फ्रिंज के बाद एक डार्क फ्रिंज, डार्क के बाद एक ब्राइट फ्रिंज, इस तरह से आपको पैटर्न दिखेगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो ये पैटर्न आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सेपरेशन किसी भी दो डार्क फ्रिंजेस या दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का वो इक्वल होता है, और इस सेपरेशन को ही हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस से जो फ्रिंज विड्थ है उसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस इज सेम, और इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। यानी कि किसी भी इंटरफेरेंस पैटर्न में किसी भी दो ब्राइट फ्रिंजेस, जो दो कॉन्सिक्यूटिव लगातार जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं या डार्क फ्रिंजेस हैं, उनके बीच का सेपरेशन इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होता है? लैम्डा डी बाई 2d के। और ये जो सेपरेशन है इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो हम लोग फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा डी बाई 2d। ओके, अब इस फ्रिंज विड्थ का जो वैल्यू है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है? सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इसको थर्ड बना लीजिए। इट इज क्लियर दैट फ्रिंज विड्थ बीटा is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कैपिटल डी, जो स्लिट से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो बीटा है यानी फ्रिंज विड्थ, यानी ये जो आपको विड्थ दिख रही है ये विड्थ भी बढ़ेगी। अब ये कुछ ऐसे होगी, ठीक है। और अगर डी की वैल्यू कम होगी तो ये फ्रिंज विड्थ भी कम होगा। यानी कि फ्रिंज कितना वाइड दिखेगा या कितना नैरो दिखेगा ये डिपेंड करता है कि ये डिस्टेंस क्या है। लेकिन ये डिस्टेंस बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत कम हो गया, स्क्रीन को आपने इन दोनों स्लिट से बहुत कम डिस्टेंस पे रख दिया, तो फ्रिंज विड्थ इतना पतला होगा कि आपको दिखाई ही नहीं देगा। वो सब की सब जो फ्रिंजेज होंगी एक में मिक्स नज़र आने लगेंगी। इसी तरह से ये बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर से ये इतना बड़ा होगा कि आपको केवल एक ही फ्रिंज दिखने लगेगा, बाकी के दिखेंगे ही नहीं। तो आपको केवल ब्राइट है तो केवल ब्राइट दिखने लगेगा, तो आपको लगेगा कि ये तो इंटरफेरेंस पैटर्न दिख ही नहीं रहा है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्लिट है उससे स्क्रीन या आई पीस, बेसिकली हम लोग स्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग तो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए आई पीस का यूज़ करते हैं। तो जो आई पीस आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये इस स्लिट से नहीं बहुत नज़दीक होना चाहिए, नहीं बहुत दूर होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जो फ्रिंज विड्थ है वो देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये जो लैम्डा है, जो लाइट है, उसके वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है कि फ्रिंज कैसा मिलेगा। यानी कि अलग अलग कलर या अलग अलग वेवलेंथ के लाइट का जो इंटरफेरेंस फ्रिंज होगा उसका विड्थ अलग अलग होगा। क्लियर? तो इसलिए आपको इस चीज़ को भी ध्यान से चुनना है कि आप जो लाइट सेंड कर रहे हो यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट, वो उसका वेवलेंथ कितना है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और तीसरा है,
आप देख सकते हैं जो फ्रिंज विड्थ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। जो स्लिट्स हैं S1 S2 इनके बीच का जो डिस्टेंस है 2D इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये जो स्लिट का जो डिस्टेंस है अगर वो बढ़ाएंगे आप तो जो विड्थ होगी वो घटेगी। इसीलिए ये दोनों स्लिट्स एक दूसरे के बहुत दूर नहीं रखना है, इनके बीच का जो सेपरेशन होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम रखना पड़ेगा। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही लिखवाया था 2 स्लिट्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो इतनी बातें आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय ध्यान में रखना है फ्रिंज जो है उसको क्लियर ऑब्टेन करने के लिए। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो लेबोरेटरी में हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हेल्प से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सपेरिमेंटली इस तरह से ऑब्टेन किया। साथ ही साथ जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है उस पैटर्न में ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन या डार्क फ्रिंज का पोजीशन, दो फ्रिंजेज के बीच का जो विड्थ होगा वो कितना होगा, ये सब चीज़ें फ्रिंज विड्थ इन्होंने एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से कैलकुलेट किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम चाहें तो जो लाइट यूज़ कर रहे हैं उसका वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो फॉर्मूला है इसमें बीटा फ्रिंज विड्थ है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेंगे। डी मेजरेबल है, 2D ये मेजरेबल है, तो ये सब वैल्यू तो हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके कैलकुलेट कर सकते हैं और ये सब वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूले में लेमडा यानी जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसका वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को ही एक और मेथड से ऑब्टेन करने का तरीका समझेंगे जो कि है फ्रेनल्स बाय प्रिज्म। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए इसका अलग से तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं या आप यहाँ से डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। जो क्वेश्चंस होंगे इस पे बेस्ड ऑन वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप में। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। और प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।